Good morning everyone to all students, and I am again here for you with my class हिंदी विषय के साथ कक्षा चौथी के बच्चों के लिए पुनः गोकुलदास पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बेस्ड ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पुनः अपना पार्ट ए जो कि हम लोगों ने व्याकरण से शुरू किया था, भाषा और व्याकरण, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग आज अपना अभ्यास प्रश्न का कार्य संपन्न करेंगे। मैं पुनः सभी बच्चों को एक बार बता देना चाहती हूँ कि भाषा और व्याकरण जो है वह आपकी व्याकरण पुस्तक जो है, आप सभी के पास एक न्यू पुस्तक आई है पेंसी करके, तो ये उससे लिया गया है जिसका आप सेम वन जो है वह यूज़ करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक में पेज नंबर 133 133 ओपन करेंगे और आज का कार्य हम सिर्फ अपनी बुक में करेंगे। तो कोई भी छात्र या कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने जब यह पाठ आरंभ किया था और इसे अंत तक आपको एक्सप्लेन किया था तो आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया था कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो हम इसे थोड़ा सा वापस से रिपीट कर रहे हैं। देखिए बेटा, भाषा यानी कि हम अपनी बात किसी को बताने के लिए या किसी के मन की बात को समझने के लिए अपने जो तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी बोलने का और सुनने का, वह तरीका ही भाषा कहलाता है। भाषा यानी जो बोला जाता है, तो जो बोला गया और सुनकर समझा गया वह तरीका होता है आपका भाषा। और भाषा के बिना तो कभी भी कोई दो लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते हैं। इसके बाद हमने समझा था कि भाषा भी 3 प्रकार की होती है। एक आपने पढ़ा था मौखिक भाषा, इन्हें जब आप या हम नॉर्मली सिर्फ बोलकर और सुनकर एक दूसरे की बात को जानते हैं, समझते हैं। एक दूसरा तरीका हमने पढ़ा था लिखित भाषा का। लिखित भाषा में हमने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति किसी भी बात को या अपने मन के विचार को, फीलिंग्स को लिखकर सामने वाले को समझाते हैं या कोई सामने वाला उसे पढ़कर समझता है। जैसे अभी हमने यहाँ लिखा है ना, जब हम बोल रहे थे तो आपको हमारी बात सुनकर समझ में आ रही थी। अब जब भी हमने यहाँ लिख दिया है तब आपको हमारी लिखी हुई बात को पढ़कर यह बात समझ में आ रही है। तो यह था भाषा का दूसरा रूप। उसके बाद में है तीसरी सांकेतिक भाषा। हमने आपको कहा था जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर जो ट्रैफिक पुलिस होता है वह अपने संकेतों के द्वारा आपसे अपने मन की बात कहता है कि हाँ अब इस गाड़ी को रुकना है, अब इस तरफ वाले लोगों को आना है। यानी वो संकेतों के द्वारा ही बिना चिल्लाए, बिना कोई होर्डिंग लिखा हुआ दिखाए आपको अपनी बात कहता है और उसके संकेतों को आप समझ जाते हैं और उसके मन की बात को पढ़ लेते हैं। तो वो होती है हमारी सांकेतिक भाषा। इसके बाद में फिर हमने आपको बताया था कि चलिए हमने बोल कर तो अपनी बात किसको समझा दी, लेकिन जब हमें भाषा का लिखित रूप अपने लाइफ में प्रयोग करना होता है जीवन में, जैसे यहाँ पर मैंने लिखित रूप प्रयोग किया है, तो इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो होती है लिपि। लिपि यानी आप अपने कहे हुए किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्ण को अगर सामने वाले को ये दिखाना चाहते हैं कि आप उसे कहना चाहते थे कि तुम ठीक हो, ठीक है, लेकिन आप उससे बोल नहीं पा रहे हो, आप उसको लिख कर दिखाना चाहते हो, तो तुम कैसे उसे बताओगे? उसके लिए आप बाकायदा त, उ की मात्रा, म, तो आपने ये जो आकृति बनाई है ना, तुम ठीक हो, तो आपको ये त बनाना पड़ेगा, उसमें उ की मात्रा लगानी पड़ेगी, ये म। तो जब तक आप ये यूज नहीं करेंगे तब तक उसे कैसा पता चलेगा कि तुम का मतलब आप उसके लिए बोल रहे हो। अब यहाँ पर एक और चीज, मान लीजिए अगर मैं इसे यहाँ लिख दूँ और इस अक्षर को यहाँ लिख दूँ, तब भी आपके मन की जो बात है या आपने जिसको संबोधन दिया है
आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपका जो चिन्ह है, संकेत है, जो आपने अपने स्वर के लिए प्रयुक्त किया है वो गलत है, यानी आपकी लिपि वहाँ पर गलत आ रही है। या मान लीजिए आपने त की जगह पर ऐसी डिजाइन बना दी और ये बोल दिया कि ले मैंने तुम लिख दिया, तो आपने अगर हिंदी भाषा प्रयोग की है और यदि आपने हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी नहीं प्रयोग की, तब भी आपके मन की बात सामने वाला नहीं समझ पाता है। तो जब हमारे भाषा के लिए बनाए हुए एक निश्चित मतलब हमसे पहले के लोगों ने जो एक फिक्स कर दिए हैं, उन चिन्हों को ही हम लोग लिपि कहते हैं। अगर आपने सही चिन्ह प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब आपने उस भाषा के लिए सही लिपि का प्रयोग नहीं किया है। इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि हमारे देश में स्थान के अनुसार विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। जहाँ पर भी हम जन्म लेते हैं, हम वहाँ जो भाषा सुनते हैं वही हम शुरू से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते हैं, हम जब किसी दूसरी जगह जाते हैं, किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति से उसकी भाषा सुनते हैं, तब हम एक नई भाषा सीखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो इस प्रकार स्थान के अनुसार या विभिन्न लोगों के द्वारा जब प्रयोग किए जाने के अनुसार भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। पंजाब में पंजाबी हो जाती है, गुजरात में गुजराती, है ना। हमारे मध्य प्रदेश में हम हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक करते हैं। फिर मध्य प्रदेश में भी कुछ अलग अलग छोटे क्षेत्र हैं जहाँ पर बोलियाँ प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। फिर हम और आगे बढ़े थे तो हमने आपको बताया था कि भाषा के रूप 3 होते हैं, उसी प्रकार उसके प्रयोग भी होते हैं। यानी कि जब आप जन्म लेते हैं, फिर जब आप बड़े होते हैं, फिर जब आप अपने जीवन में और आगे बढ़ते हैं, तो आप भाषा के अलग अलग रूपों का, तरीकों का प्रयोग करते हैं। एक हमने आपको बोला था मातृभाषा, दूसरा राजभाषा और तीसरा था हमारा राष्ट्रभाषा। याद आया आपको? मातृभाषा, राजभाषा, इनकी परिभाषा भी हमने आपको लिखकर बताई थी, है ना। तो इन तीनों में अंतर भी बताया था। मातृभाषा हम अपने सीखते हैं, दूसरी राजभाषा जो हम राजकीय मतलब गवर्नमेंट सेक्टर या आपके जो शासकीय कार्य होते हैं ना, ऑफिस वाले कार्यालयों में, जैसे आप लोग नोटरी करवाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर दस्तावेज बनते हैं, अलग अलग तरह की फाइलें जो बनती हैं, उनमें जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो सब कुछ हमारी राजभाषा में यानी कि हिंदी में लिखे होते हैं। तो जिसको राजकीय मान्यता प्राप्त हो जाती है वो राजभाषा, जिसको मातृभाषा की माता की उपाधि प्राप्त हो जाती है वो मातृभाषा। और जिस भाषा को राष्ट्र सम्मति देता है, राष्ट्र मतलब पूरा देश, वो भाषा हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है। जब किसी देश के अधिकतर लोग, यानी अगर 100% लोग उसमें रहते हैं, उसमें से यदि 70% लोग भाषा का प्रयोग करते हैं, तो फिर उस भाषा को वहाँ की राष्ट्रभाषा मान लिया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग व्याकरण के बारे में एक बहुत सरल तरीके से जान लेते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। मैम इसका शब्द कितना कठिन है, ये क्या अजीब सी चीज है, ये तो देखते से समझ में नहीं आ रही है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, और इसके शब्द भी कैसे लग रहे हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने तथा पढ़ने के नियमों
सभी छात्र इस परिभाषा को अपनी रफ कॉपी में एक बार लिखेंगे और पुनः उसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको आप लोगों को थोड़े से विस्तृत रूप में समझा देते हैं, या जिसे कहते हैं थोड़े सरल तरीके में, क्योंकि मेरे काफ़ी बच्चों को इसके शब्द जो है थोड़े कठिन से लग रहे हैं, कन्फ्यूजनेबल लग रहे हैं कि मैम समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। बहुत सरल तरीके से एक चीज़ समझ लीजिए बेटा, एक पुस्तक होती है ना, जैसे आपकी ये पुस्तक है जो छपी हुई है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको पढ़कर आपको अलग अलग चीज़ों का ज्ञान होगा, है ना। भाषा के अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रयोग, उसमें क्या क्या होता है, किन किन चीज़ों का यूज़ होता है, उसके बारे में जब आप इस पुस्तक को पढ़ते तब पता चलता है। उसी तरह से व्याकरण जो है वह शास्त्र है, वह भी एक तरह की पुस्तक है। ये जो आपके हाथ में ना, ये व्याकरण शास्त्र है, ठीक है। इसे मैं व्याकरण पुस्तक ना कहकर इसे मैं व्याकरण शास्त्र कहती हूँ, क्योंकि शास्त्र भी पुस्तक ही होता है जिसके अंदर हम लोगों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया होता है या जो भी पता होता है उस सबको संग्रहित किया जाता है। तो व्याकरण वह पुस्तक है जो कि हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने और पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराता है। अर्थात व्याकरण एक पुस्तक है जिसमें लिखे हुए नियमों के द्वारा या नियमों को पढ़कर हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। अर्थात हमें ये पता चल जाता है कि हम जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं उसको बोलने का, उसको लिखने का और उसको पढ़ने का क्या सही नियम है। मैं खाता हूँ, अगर मैं ऐसा कहूँगी तो गलत लगेगा आपको। मैं जाती हूँ, सही लगेगा। तुम क्या कर रहे थे, जब सामने कोई व्यक्ति नहीं है और आप उसे ये पूछ रहे हैं तो आपको उसका नाम लेना पड़ता है। लड़कियाँ जाता है, मैम गलत है क्योंकि लड़कियाँ जाती हैं। तो जब आप व्याकरण शास्त्र मतलब इस व्याकरण की बुक को पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि आप जो हिंदी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना लड़का खाता है, तो हमने इसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया, लेकिन इसमें हमने कुछ गलती करी है बोलने में। वो हमको पता कैसे चला, जब हमने व्याकरण की पुस्तक को पढ़ा है। तो व्याकरण वह शास्त्र है बेटा जो हमें हमारी भाषा को शुद्ध रूप मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, सटीक, करेक्टली पढ़ना, बोलना सिखाता है। यानी ये पुस्तक हमें सिर्फ ये सिखाने के लिए लिखी गई है, छापी गई है कि हम अपनी भाषा को उसके सही रूप में कैसे प्रयोग करें। प्रयोग फिर आप बोलने में करो, चाहे लिखने में करो या फिर आप उसको पढ़ने में करो। लेकिन अगर आपने व्याकरण की बुक नहीं पढ़ी है तो आपको भाषा का प्रयोग करना तो आ जाएगा, बोलना आ गया है। एक 3 साल के बच्चे को भी बोलना आता है, मम्मी मुझे भूख लगी, है ना। एक 10 साल के बच्चे को भी बोलना आता है, मम्मी मुझे भूख लगी। एक 20 साल के व्यक्ति को भी बोलना आता है, मम्मी मुझे भूख लगी। लेकिन याद रखिए, एक छोटा बच्चा वो नहीं जानता कि उसे मम्मी बोलना है, मम्मा बोलना है या क्या कहना है। वो कई बार अपने शब्द आधे बोलता है या अलग अलग बोलता है। मम्मी 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 बस करता रहेगा और इधर भूख 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 करता रहेगा, और मम्मी को उसके एक शब्द आधे समझना पड़ता है। जब आप जाते हैं तब आप क्लियर बोलते हैं, मम्मी मुझे भूख लगी, मम्मी लग रही है, क्या लग रही है, भूख लग रही है। मैंने देखा है 10-10 साल के बच्चे भी जैसे स्कूल जाते हैं, मम्मी बहुत जोर से लगी। अब फिर मम्मी पूछी क्या जोर से लगी, तब फिर बोलेगा मम्मी भूख लगी है। तो इस तरह जब आप भाषा का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब आप भाषा का सही रूप प्रयोग करते हैं। जब तक आपको व्याकरण शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है आप भाषा प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका कहीं पर भी कैसा भी गलत प्रयोग कर लेते हैं। तो बहुत सरल शब्दों में व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है, नियमों का ज्ञान कराता है। उस पुस्तक के अंदर आपको रूल्स लिखे गए हैं,
जैसे हमारे संविधान की पुस्तक में हमारे लिए कुछ रूल्स लिखे गए ना कि सभी लोगों को हमेशा मतदान करना चाहिए, सभी लोगों को निश्चित समय का प्रयोग करना चाहिए, कार्यालय में जो भी आपको काम हो वहाँ पर आपको समय पर जाना चाहिए, आपको सड़क पर नहीं थूकना चाहिए, कचरा नहीं फैलाना चाहिए, अभी कुछ सरकारी नियम बने हैं उनका पालन करना चाहिए, कचरा गाड़ी में ही डालना चाहिए। ऐसे सारे नियम आपने देखे, सब हिंदी में वो कहे जाते हैं, शुद्ध हिंदी में। नगर पालिका द्वारा जनहित में सूचित हो, ऐसे लंबी से आपने राग सुनी होगी बहुत बार अपने आसपास, है ना। तो आपने उस लाइन को ध्यान दिया, उसमें सारे शब्द बहुत सही होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति ने उनको कहा है या जो भी व्यक्ति उनको लिखता है वह क्या करता है, व्याकरण शास्त्र को पढ़ा होता है, तभी उसको पता है कि हमको क्या बोलना है, क्योंकि हम हजारों के बीच में बोल रहे हैं। मैं अगर एक शब्द बोलूंगा तो 1000 लोग मेरी तरह गलत बोलना सीख जाएंगे, गलत समझ लेंगे, है ना। तो स्पष्ट बोल देना, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। कई बार ऐसा लिखा होता है ना, डस्टबिन रखा होता है उसके ऊपर लिखता है कूड़ा यहाँ डालें। अब लोग क्या करते हैं, वो ये तो समझते कि कूड़ेदान पे लिखा है कि कूड़ा यहाँ डाले तो इसमें डालना चाहिए, वो आइट साइड में कहीं भी डाल के चले जाते हैं। तो फिर स्पष्ट लिखना पड़ता है उसके ऊपर कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। जब आप भाषा का सही प्रयोग करते हैं तभी उसका वैसा का वैसा अर्थ सामने वाला समझता है और उसको लेता भी है अपने काम में। तो व्याकरण शास्त्र हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है और उसके नियमों का ज्ञान कराता है। तो इस तरह यह पाठ हमारा यहाँ हुआ था। अब हम अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए उसी के आधार पर इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को अपनी पुस्तक में पूर्ण करेंगे। ठीक है। चलिए पेज नंबर 133 पर आ जाइए। आपके पहला अभ्यास प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जो भाषा बोली जाती है वह है, ठीक है, ये पहला वाक्य है। तो इसके लिए देखिए आपको उसके समक्ष 3 विकल्प दिए गए हैं बेटा। पहला लिखित भाषा, मौखिक भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। तो पहला जो बोली जाती है, लिखित तो हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लिखित के लिए लिखना पड़ता है ना, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है। दूसरा है मौखिक भाषा और तीसरा है सांकेतिक। सांकेतिक में संकेतों का प्रयोग करते हैं, मौखिक मुंह से निकलने वाली। तो हमारा पहला सही विकल्प क्या है, व नंबर वाला मौखिक। मौखिक भाषा को सही का चिन्ह लगा दीजिए सभी लोग इस तरह से। ख वाला वाक्य है, रिक्त स्थान संपूर्ण भारत में बोली जाती है। संपूर्ण भारत में बोली जाती है।
क्या संपूर्ण भारत में बोली जाती है? सेकंड ऑप्शन, पहला संस्कृत, गुजराती या हिंदी। संस्कृत हमारे देश के सिर्फ कुछ एक गांव है जहां पूरा गांव जो है वो संस्कृत में बात करता है, वरना तो हमारे देश में भी अब संस्कृत भाषा को बोलने और समझने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। तो बहुत सीधी सी बात है बेटा, संपूर्ण भारत में तो बोली और समझी जाती ही नहीं है, सिर्फ हमारे पुस्तकों तक ही रह गई है। दूसरा विकल्प गुजराती, गुजराती केवल आपके गुजरात में बोली जाती है और समझी जाती है। लेकिन तीसरा विकल्प हिंदी, हिंदी हमारे पूरे देश में बोली और समझी जाती है। तो दूसरा विकल्प है आपका हिंदी सही। ग, बालक अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे कहते हैं। मैं अपने परिवार से उसे कहते हैं क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं हमें? देखिए, आपको विकल्प में पहला विकल्प दिया है बोली। बोली सबकी अलग अलग होती बेटा, जो बोली जाती है। दूसरी होती है राष्ट्रभाषा, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है। और तीसरा विकल्प है आपका मातृभाषा, जो माता के द्वारा सीखी जाती है। माता यानी कि हमारे परिवार के द्वारा। तो हमारा तीसरे वाक्य का सही विकल्प है मातृभाषा। इसके पश्चात अगला वाक्य, पंजाबी भाषा की लिपि। पंजाबी भाषा की लिपि बता सकते हैं? तीन विकल्प है। फारसी चूंकि बाहरी भाषा है ना। उसके बाद में उर्दू, वह भी हमारी भाषा नहीं है, और हमारी भाषा हो तब भी पंजाबी है, तो उर्दू में कैसे लिख सकते हैं? बहुत सीधी सी बात है। हमारा सही विकल्प है आपका पहला अ, गुरुमुखी जो है वो इसका सही उत्तर है। हमने आपको लिखकर बताई थी इसके पहले वाली कक्षा में, याद कीजिए। हमने यहाँ पर पूरा एक ग्राफ बनाया था, कुछ भाषाओं के अक्षर को लिखकर बताए थे कैसे लिखते हैं, उसमें आपके एक ही हिंदी के अक्षर को, है ना। उसके पश्चात आपका अंतिम वाला वाक्य है, भारत की राष्ट्रभाषा है भारत भाषा है। कोई बता सकते हैं कौन सी है? हिंदी, संस्कृत या उर्दू? मैंने पहले कहा संस्कृत कम बोली जाती है, उर्दू हमारे यहाँ पर बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं और जानते हैं, लेकिन हिंदी पूरे राष्ट्र में बोली जाती है और समझी भी जाती है। तो हमारा अ वाला जो है वो सही है। तो सभी छात्र एक बार इस कार्य को अपनी पुस्तक में सही से मिला लीजिए, फिर हम आगे वर्क करेंगे।
अगला वाला अभ्यास प्रश्न आरंभ करते हैं, जो कि प्रश्न उत्तर है बेटा। पहला आपका प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम लिख रहे हैं। आप लोग सभी अपने पुस्तक में किया जाने वाला कार्य पेंसिल से ही करेंगे। कोई भी छात्र अपनी पुस्तक में पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक जो है वो हमें ज्ञान देती है। इसे गंदा करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। पुस्तक आप ही की है, आप जब भी पढ़ना चाहोगे ये आप ही को काम देगी बेटा, तो इसको बिल्कुल भी गंदा ना करें। हमेशा ज्ञान देने वाली चीज़ जो होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि आगे भी किसी व्यक्ति को वो मदद कर सके। ठीक है, तो सुंदर अक्षर में आप हमारे साथ इसका उत्तर लिखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। चलिए, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। पूर्ण विराम। तो इस प्रकार यह हमारा पहला उत्तर पूर्ण हुआ है। सभी छात्र इसे पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक अपनी पुस्तक में लिखेंगे। प्रश्न भी यही लिख रहे हैं बेटा। भाषा के कितने भेद हैं?
भेद हैं, नाम लिखिए। उत्तर चलिए, हमने आपको बताया था भाषा के कितने भेद हैं, ये भी कह सकते हैं और उसके आप उसके रूप भी कह सकते हैं बेटा, है ना। तो बहुत सुंदर तरीके से हम अपना कार्य करेंगे। भाषा के 3 भेद हैं। अब उन्होंने कहा है कि नाम भी लिखिए। देखिए, एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने भेद? 3 भेद। नाम लिखिए। अब हम नाम लिखेंगे। तो पहला नाम हम क्या लिखेंगे? मौखिक भाषा। दूसरा हम लिखते हैं लिखित भाषा। तो सभी छात्र इस उत्तर को सुंदर अक्षर में अपनी पुस्तक में लिखेंगे। आपके पास देखिए बाकायदा 2 लाइनें दी गई हैं पुस्तक में और वहाँ पर जगह भी है। तो कोई भी बच्चे बड़ी बड़ी राइटिंग में नहीं लिखेंगे, सुंदर छोटे वाले अक्षरों में अपना कार्य पूर्ण करेंगे और कहीं पर भी की गलती नहीं करेंगे। आप लोग देख कर लिख रहे हैं। अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर घर में बैठ के आराम से लिखिए। ये नहीं कि हम बहुत देर तक चला रहे हैं, उसको बड़ा किए जा रहे हो, परेशान हो रहे हैं। आप ये चीज़ आपकी पुस्तक में पढ़ चुके हैं और आपको पुस्तक में भी यही शब्द और ये वाक्य अवश्य मिलेंगे, लेकिन आपको पूरे पाठ को ध्यान से एक बार पुनः पढ़ना होगा। और इस प्रश्न के साथ आज की हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करेंगे। हम अपना आगे का जो और कार्य है बचा हुआ वो हम इसके पश्चात पुनः आरंभ करेंगे। तो कोई भी छात्र या कोई भी बच्चे जो हैं वो किसी भी प्रकार की उलझन में न रहें कि मैम ये कार्य अभी नहीं हुआ है। तो हम अपना कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक साथ कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि पहले आप कितने भेद को अवश्य जान जाइए, समझ जाइए, तत्पश्चात